हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनकेएस अकेडमी। चलिए गाइज, आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्ट किया था। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बेसिक कंसेप्ट कर लिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की बनी होती है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती है, और वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन के परपेंडिकुलरली मूव करती है। और मैंने आपको डिटेल बताया था कि E क्रॉस B के डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट करती है। इतनी बातें क्लियर हो गई थी। और बच्चों साथ साथ हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, C इक्वल्स 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट अगर स्पेस फ्री हो तो, या फिर एयर हो तो। फिर किसी मीडियम में क्या होता था, 1/√μ था। और फिर उसमें हम लोगों ने एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी थी। उन्हीं रिलेशन से हमने किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर, एप्सिलॉन आर वगैरह में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया था। बच्चों साथ साथ हमने इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में भी चर्चा कर लिया था। और आज के डेट में बच्चों, आज के डेट में उन्हीं सब चीजों को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज के डेट में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कितनी एनर्जी होती है, इनफैक्ट एनर्जी डेंसिटी पे चर्चा करेंगे। बच्चों ये बात आपको तो पहले से ही पता है कि जब भी कोई वेव एक जगह से दूसरी जगह प्रोपागेट करती है तो वेव की जैसा कि डेफिनेशन ही है कि वो एनर्जी को और मोमेंटम दोनों को ट्रांसपोर्ट करती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है। सिमिलरली बच्चों कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है तो वो भी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह, मोमेंटम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है, ट्रांसमिट करती है। तो ऑब्वियस ही बात है कि उसकी कुछ एनर्जी डेंसिटी होगी, यानी एनर्जी पर यूनिट कोई रीजन है तो उस रीजन की वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड कर दें तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए रीजन इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। ये बात तो आपको पहले से पता रही होंगी। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थोड़ा स्पेशल टाइप की वेव है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात होती है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात होगी, तो ऑब्वियसली जो इसकी एनर्जी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में होगी या फिर मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में होगी, राइट, या दोनों के टर्म में होगी। ठीक है बच्चों, तो आइए उसी चीज की चर्चा करते हैं। तो बच्चों समझते हैं, थोड़ा सा अच्छे से फील करते हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें समझते हैं। ऑलरेडी मैंने सब चीजों को लिख रखा है समय बचाने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब प्रोपागेट करती है तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड है। तो बच्चों एक बात गौर करने वाली है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो टोटल एनर्जी होगी उसमें 50% कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा और 50% कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक फील्ड का होगा। इज इट क्लियर? कहीं से इसमें कोई शक नहीं है। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की कंट्रीब्यूशन मालूम हो गया तो अगर आप 2 टाइम्स ही कर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का तो टोटल एनर्जी मालूम हो जाएगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की कंट्रीब्यूशन को 2 टाइम्स कर लीजिए तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि दोनों की कंट्रीब्यूशन 50-50 है। अगर 100 जूल एनर्जी है तो 50 इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, 50 मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अगर केवल मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी पता हो गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी पता पड़ जाएगी। इतनी बातें क्लियर है बच्चों, बहुत ही आसान चीज है। अब चलिए बच्चों बात करते हैं आगे। अब कैसे हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब प्रोपागेट कर रही है तो उसकी एनर्जी डेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करें, मतलब एनर्जी जा रही है और किसी रीजन, जिस रीजन में हम ले जा रहे हैं एक इमेजिनरी रीजन, उसके वॉल्यूम से हम कैसे डिवाइड करेंगे। बच्चों इसके लिए हमें एक ऐसा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेराइंग है, या फिर जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे मोशन करती है, मूव करती है, वैसे कुछ सिचुएशन हमें देखने को मिले। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई कैपेसिटर है बच्चों, और कैपेसिटर में अगर मैं शुरू से चार्ज करना चालू करूं, चार्ज लगातार वैरी करना चालू करूं, ठीक है, तो वहां पे आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेराइंग होती है, बिल्कुल। तो उस सिचुएशन को बच्चों हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले सिचुएशन से कंपेयर कर सकते हैं, और उसमें जो एनर्जी डेंसिटी होगी नेचुरली गाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी डेंसिटी होगी उससे मैच कर जाएगी। और ये बात आपसे छिपी नहीं है, आपने कैपेसिटर वाले चैप्टर में एक एनर्जी प्रूफ किया होगा और एनर्जी डेंसिटी भी प्रूफ किया होगा। आपको याद होगा कि जब कोई कैपेसिटर होता है बच्चों, बहुत ही शॉर्ट में मैं चीजों को बता रहा हूं और आपको ऑलरेडी ये सब चीजें पता है, 2 लाइन में मुश्किल से चीजों को डील करेंगे। सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है बच्चों, ठीक है, और ये इसका एरिया है ए और इसका सेपरेशन मान लीजिए डी। तो आप सब लोगों को पता है कि इसमें जो एनर्जी होगी, पूरी जो एनर्जी होगी बच्चों, वो क्या होगी, अगर मैं यू से डिनोट करूं एनर्जी को, तो आप सब लोगों को पता है हाफ ऑफ सी और पोटेंशियल डिफरेंस भी का स्क्वायर होगी, बिल्कुल, और 1/2, और इसकी कैपेसिटी होगी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड बाई सेपरेशन का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये रहा। एंड जब भी बच्चों अगर हम इसमें
सॉरी मैं यहाँ पे गलत लिख दिया, v को e इंटू डी लिख सकते हैं, e इंटू डी का स्क्वायर, और ये ऑलरेडी डी है, सॉरी। सो डी वी बाई डी आर इक्वल्स ये होता है, तो e इंटू डी, e इंटू डी है ना, v इक्वल्स क्या होता है बच्चों, e इंटू डी, राइट। तो एक डी से डी कैंसिल हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो एप्सिलॉन नॉट ये यहाँ पे e का स्क्वायर है और एरिया इंटू डी। व्हाट इज एरिया इंटू डी बच्चों, ये ऑलरेडी क्या हुआ, एरिया इंटू डी इज द वॉल्यूम ऑफ दिस रीजन। तो बच्चों ये वॉल्यूम है, तो एनर्जी में अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड करूं तो ये एनर्जी डेंसिटी मिलती है और इसकी वैल्यू होती है दिस। तो जो ये जो चीजें हैं ऑलरेडी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर लिया है, इसको दोबारा नहीं करने की जरूरत थी। तो मैंने भी यूज किया है डायरेक्ट, आप देख सकते हैं यहां पे मैंने बनाया है। हालांकि ऊपर से एक बार चीजों को रीड कर लेना चाहिए हमें। तो ऊपर चीजों में मैंने बहुत ही आसान भाषा में लिखा है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेट करती है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेट्स इन अ मीडियम देन दे कैरी एनर्जी, ठीक है, एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम, ठीक है, वो मोमेंटम ही आगे चल के हम लोग कैलकुलेट करेंगे। द एनर्जी कंटेन्ड इन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियस सी बात है कि जब वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से ही बनी हुई है तो उसकी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ही होगी डेफिनेटली। ये बातें बहुत क्लियर है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो इक्वली कंट्रीब्यूट होती है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, 50-50%। सो इक्वली कंट्रीब्यूटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल हम निकालना चाहते हैं, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें निकालना चाहते हैं। हालांकि मैग्नेटिक फील्ड की भी होगी, लेकिन अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी रीजन में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से चेंज कर रही, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हो रही है, तो बच्चों हम वहां पे क्या कर सकते हैं, हम एनर्जी डेंसिटी किसी रीजन में निकाल सकते हैं। जैसे इसको कैसे निकाला, तो किसी कैपेसिटर के हेल्प से निकाल लिया। जो सिचुएशन यहां देखने को मिलेगी वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मिलेंगी डेफिनेटली। तो इसी फॉर्मूला को बच्चों हम लोग डायरेक्ट यूज कर लें। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यू ई में कर रहा हूं, डायरेक्ट मैंने लिखा है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों ये ई तो किसी इंस्टेंट का है, सो ये जो वैल्यू मिल रहा है वो इंस्टेंटेनियस डेंसिटी मिल रही है, इंस्टेंटेनियस किसी भी टी टाइम में। अब वो टी टाइम कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है किसी टी टाइम पे कैसे इक्वेशन होती है, E इक्वल्स E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। आपने पढ़ा हुआ इस चीज को। तो यहां पे मैंने E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स डाल दिया, इसको स्क्वायर कर लिया, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला आ गया। सो दिस इक्वेशन इज द इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मतलब केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कंट्रीब्यूशन है उसकी एनर्जी निकालना। बट बच्चों हमारे एग्जाम्स में इंस्टेंटेनियस बहुत कम पूछा जाता है, पूछा जाए स्पेशली तो आप बताना। इन जनरल बच्चों अगर एग्जाम में कुछ ना कहा जाए तो हम हमेशा एवरेज वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। कैसी वैल्यू निकालते हैं बच्चों, एवरेज। तो अगर हम एवरेज वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो आपको पहले से बात पता है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी वगैरह का जो एवरेज वैल्यू होता है वो हाफ होता है। एसी में हमने डिटेल बता रखा है, बार बार उन चीजों को रिकैप नहीं करते, एक बार समझ गए, चीजों को यूज करते हैं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स का एवरेज वैल्यू हाफ होगा, तो मैंने हाफ डाल दिया पहले से, हाफ ये पूरा हाफ 1/4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये पिक वैल्यू है, राइट, दिस इज पिक वैल्यू। यहां पिक वैल्यू नहीं है बच्चों, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और ये पिक वैल्यू है। तो 1/4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट किसको। तो बच्चों ये एनर्जी है या एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ओनली। अब सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड की भी एनर्जी होगी, ठीक है। तो ये मैंने यहां पे फाइनल फॉर्मूला लिख लिया। अब बच्चों सिमिलरली यहां पे आइए, एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की क्या दी जाएगी, 1/2 बी स्क्वायर बाई। अब बच्चों सोचोगे ये चीजें कहां मिली है, आपको याद होगा बच्चों ये सारी चीजें जब हम आपको डिस्कस कर रहे थे इंडक्टर। आप जरूर, मैं रेफर थोड़ा कर देता हूं, आप उसमें जाकर चीजों को देख लें क्योंकि आपने दो बार करना है उस चीज को। तो इंडक्टर में आपने देखा होगा कि इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है बच्चों, अगर इसका एरिया ए ले ले और इसकी लंबाई अगर हम एल ले ले, ठीक है, तो आपने देखा था कि इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर, ठीक है बच्चों, हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। मैंने एल का वैल्यू इसमें डाला था, ठीक है, और आई का वैल्यू हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में डाले थे, और फिर हमने एनर्जी डेंसिटी निकालने की कोशिश की थी मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में। और बच्चों यहां पे डेफिनेटली वो क्या मिला था, 1/2 बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, ये चीजें मिली थी। कहो तो मैं इसको प्रूव भी कर लूंगा, लेकिन आप इस चीज को रेफर कर लेता हूं, मैं आपको रेफर कर देता हूं कहां पे, EMI में, ठीक है, EMI में, जहां पे सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन चीजों को देखा था, वहीं पे आपको इंडक्टर में एनर्जी स्टोर है, और वहीं पे एक सवाल किया था कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, ठीक है बच्चों। तो यहां पे 1/2 बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट होती है, ठीक। इस चीजों को आप अच्छे से देख लीजिए। बस मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, इसी फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज कर लिया। देखो 1/2 बी स्क्वायर बाई, जस्ट लाइक दिस,
जैसे ये कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है या इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है। ये चीजें बुक से, डायरेक्ट बुक नहीं, सॉरी, जो कॉपी है उन्हीं से चीजों को उठाया मैंने। अब देखिए यहाँ पे जस्ट बी का भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू जस्ट इसी तरह बच्चों, जस्ट इसी तरह, कुछ नया नहीं है। यहाँ ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एस है और यहाँ पे बी नॉट साइन ओमेगा टी की माइनस के एस ओमेगा। ठीक है, ये चीज आ गई और फिर से इसका एवरेज वैल्यू हो जाएगा हाफ। बच्चों ये चीज हो गया। ठीक, अब ये तो एवरेज हो गया। अब कमाल की बात ये है बच्चों, कमाल की बात ये है कि जो इसकी वैल्यू होती है, जितनी एवरेज वैल्यू इसकी होती है उतनी ही इसकी वैल्यू होती है। हालांकि बाय डेफिनेशन ये बातें हैं, ये कैसे बातें हैं बच्चों, बाय डेफिनेशन कि हाँ 50-50% कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन आप चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो कि यूई जो होती है यूबी के बराबर। अब इसका प्रूफ बच्चों बहुत ही आसान है, देखो बहुत ही आसान है, मैं आपको बताता हूं, बस 2 लाइन में कर लेता हूं। यही प्रूफ करना है ना बच्चों। ठीक है, देखिए किसी एक को लेकर दोहराते हैं। तो चलिए मैं आपको एक चीज तो पता है ना बच्चों, ई नॉट क्या होती है, सी बी नॉट, बिल्कुल बताया था, ई इक्वल सी बी, बिल्कुल बताया था। तो बच्चों अगर मैं यूई को ही आगे बढ़ाता हूं थोड़ी देर के लिए, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट की जगह पर सी स्क्वायर लिख सकता हूं। अब मेरी बात अच्छे से देखिएगा बच्चों, यहां सी का स्क्वायर एंड व्हाट इज सी बच्चों, याद होगा सी होती है 1/रूट अंडर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, बिल्कुल, चूंकि उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। बच्चों एक म्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये म्यू नॉट बचेगा। और बच्चों ये है क्या, ये है क्या, ये तो यूबी, वाच करें ये क्या है, यूबी है। सो दिस इज वेरी इजी प्रूफ, ये कोई प्रूफ है, बहुत ही नॉर्मल है, मतलब वेल अंडरस्टूड है कि ऐसा होगा। तो बच्चों ये चीजें क्लियर हो चुकी है कि जितना 50% कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है और 50% कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक फील्ड की, डेंसिटी में चाहे एनर्जी में। अब बच्चों मैं टोटल एनर्जी डेंसिटी निकालना चाहूं, क्योंकि केवल ये तो नहीं होगी, केवल ये तो नहीं होगी, दोनों मिलजुल करके होगी 50-50%, दोनों को ऐड कर लो। तो अगर मैं टोटल एनर्जी डेंसिटी निकालना चाहूं तो बच्चों वो क्या होगा, यूई प्लस यूबी, चूंकि यूई यूबी के बराबर है, यूई यूबी के बराबर है, तो मैंने इसके जगह पर यूई कर लिया, तो 2 टाइम्स ऑफ यूई, 2 टाइम्स ऑफ 1/4 दिस, सो 1/2 एप्सिलॉन नॉट टी नॉट के स्क्वायर। ये टोटल है बच्चों, ये क्या है, टोटल। सिमिलरली या तो आप बी के टर्म में भी कर सकते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ यूबी लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ जस्ट इसकी तरह बच्चों, यहाँ पे यूबी, यहाँ पे यूबी, तो 2 टाइम्स ऑफ यूबी हो जाएगा, एक यूबी का वैल्यू डाल दिया और ये आ गया। सो दिस इज वेरी इजी। ठीक, अब देख सकते हो बच्चों कि टोटल जो एनर्जी डेंसिटी है उसकी हाफ ऑब्वियसली उसमें जाती है और इसकी हाफ ऑब्वियसली इसमें जाती है, तो साफ क्लियर है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि ये चीज और ये चीज दोनों सेम ही है, बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में अपने आंसर को कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में। ठीक, ये टोटल है, ये दोनों क्या है, टोटल है। बच्चों ये टोटल नहीं है, ये केवल किसके द्वारा कंट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। बच्चों ये किसके द्वारा कंट्रीब्यूशन है, केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। तो इतनी बात अच्छे से क्लियर हो चुकी है बच्चों। अब इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे इंटेंसिटी। क्यों, क्योंकि जब भी एनर्जी किसी मीडियम में ट्रैवल करती है तो बच्चों किसी एक क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर ले तो किसी क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर एनर्जी ट्रांसमिट करती है। ठीक है, उसकी प्रोपगेशन होती है। तो एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, क्रॉस सेक्शन एरिया और पर यूनिट टाइम, ठीक है, जो होती है, जो एनर्जी प्रोपागेट करती है, उसी को हम इंटेंसिटी कहते हैं। तो उस इंटेंसिटी को हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि वेव्स वगैरह में भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है, फिर भी दोबारा से कर लेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे क्या फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो पहले इन सब चीजों को अच्छे से कॉपी कर लीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। आपको मैंने इन सब चीजों को पीछे से क्लियर करवा दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से या फिर मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से, कैपेसिटर के हेल्प से या फिर इंडक्टर के हेल्प से। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। तो हेडिंग हम लोग लगाएंगे इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। और इंटेंसिटी बेसिकली होती क्या है, सो द एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया per unit time is called intensity, right? So मान लीजिए बच्चों कि किसी पर्टिकुलर रीजन में
कोई एक पर्टिकुलर रीजन में ले रहा हूँ, सो इसमें एनर्जी इस जगह से इस जगह ट्रांसमिट कर गई, कुछ तो टाइम लगा होगा, ठीक है, कुछ तो टाइम लगा बच्चों। मान लिया कि डेल्टा टी टाइम इसमें लग गया, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी को जाने में कितना टाइम लग गया बच्चों, डेल्टा टी। और मान लीजिए ये सेपरेशन जो है वो एल हो गई और इसकी एरिया मान लीजिए ए, ठीक है। एनर्जी ट्रांसमिट कर रही है तो इस रीजन से इस रीजन में एनर्जी डेल्टा टी टाइम में ट्रेवल कर गई और सी के स्पीड से एनर्जी चली है। तो एक चीज मेरे को बताइए, उस रीजन का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रीजन क्या होगा, ठीक है, वो वॉल्यूम ऑफ रीजन क्या होगा। तो वॉल्यूम क्या होती है, बेस एरिया इंटू एल, बेस एरिया इंटू एल। अब मेरी बात अच्छे से समझिएगा, तो जो डेल्टा टी टाइम में वो कितनी लेंथ ट्रेवल करेगी। अगर लाइट सी के स्पीड से जा रही है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर सी के स्पीड से जा रही है तो कितनी डिस्टेंस डेल्टा टी टाइम में कवर करेगी, सी भी इंटू टी, है ना, भी इंटू टी। सो भी के जगह पर सी हो जाएगी लाइट की स्पीड और डेल्टा टी। तो बच्चों ये हो गया वॉल्यूम। अब मेरे को बताइए एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है बच्चों, टोटल एनर्जी डेंसिटी की बात हो रही है ऑफ ईएम वेव। तो वो एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं, डायरेक्ट पूरा क्लियर करके लिखते हैं। सो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर बच्चों, ये होता है। या मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में लिखना चाहे तो हम वो भी कर सकते हैं। अब या तो सिंपल ई भी लिख सकते हैं। बच्चों ध्यान से सुनिए, ये तो टोटल एनर्जी है, ये क्या है, टोटल एनर्जी बाई वॉल्यूम। सो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। सो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर और वॉल्यूम क्या है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सी इंटू डेल्टा टी। तो ये बच्चों टोटल एनर्जी हो गई। क्या हो गई ये, टोटल एनर्जी। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, इंटेंसिटी चाहिए। गौर कीजिएगा, हमें इंटेंसिटी चाहिए। तो इंटेंसिटी क्या होती है, टोटल एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो बच्चों अगर मैं इंटेंसिटी निकालने की कोशिश करूं सो ये होगी टोटल एनर्जी यू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यू तो हमने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है और डिवाइड करना है एरिया इंटू डेल्टा टी से। एरिया डेल्टा टी कैंसल, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इंटू सी, राइट। सो वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, यहां पे लिख देता हूं, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ ईएम वेव। अब बच्चों यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि एक फॉर्मूला तो हम चाहे तो ये भी दे सकते हैं या इसके जगह पर बच्चों 1/2 बी नॉट का स्क्वायर बाई म्यू नॉट भी लिख सकते हैं। तो आपका दो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो सकता है। मैं डायरेक्ट लिखता हूं बी नॉट का स्क्वायर बाई दिस म्यू नॉट और यहां पे सी। तो ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं या फिर ये वाली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। दिस इज क्वाइट इजी बच्चों। सो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं इंटेंसिटी के बाद पावर। पावर ऑफ ए सोर्स, ठीक है। पावर क्या होती है, ठीक है बच्चों, इस चीज को थोड़ा समझते हैं। पावर तो आपको पता ही है, एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम, ठीक, इसमें तो कोई बड़ी चीज है नहीं, एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम। तो अगर मैं पावर को बोलूं तो एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम, ठीक है, डेल्टा टी बोल सकते हो। अब बच्चों ध्यान से दें, अगर मैं एनर्जी, है ना, एनर्जी को थोड़ी देर के लिए यू बोल दूं बाई डेल्टा टी, ठीक। अगर मैं बच्चों यहां एरिया से डिवाइड कर लूं दोनों साइड में, ठीक है, फिर से समझिए, पावर इज बेसिकली क्या होती है, एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम, ठीक। अगर मैं यहां पे एनर्जी ट्रांसमिटेड को यू बोल रहा हूं और डेल्टा टी, ठीक है। अब बच्चों दोनों साइड में एरिया से मैं डिवाइड कर लूं तो हमें एक खास चीज देखने को मिलेंगी।
एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज व्हाट इंटेंसिटी। तो बच्चों इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमें क्या देखने को मिल रहा है, पावर बाई एरिया, पावर बाई एरिया। और ये एरिया कौन सी है बच्चों, ये एरिया उस एरिया के बारे में हो रही है जिस एरिया में वेव ट्रैवल कर रही है, ठीक। अब बच्चों ये जो फॉर्मूला है ना, ये अलग अलग जगहों पर अलग तरीके से यूज होता है, इस एरिया को समझना बड़ा जरूरी है। ये तो पावर सोर्स का होता है, कोई भी वेव है तो वेव सोर्स की एक पावर होती है। हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक बल्ब है तो उसकी एक पावर होगी, ठीक है, 10 वाट की पावर होगी, 20 वाट की होगी। अब वो जब एनर्जी को वो रिलीज करेगा तो भी कहां पे, मतलब होता क्या है बच्चों, पावर और इंटेंसिटी में थोड़ा फर्क है, समझने की कोशिश कीजिएगा। इंटेंसिटी एक फील होती है किसी जगह पर, जैसे कोई एक सोर्स है, उसकी पावर तो फिक्स्ड होगी। 10 वाट की जो बल्ब है, 10 वाट की बल्ब मतलब उसकी पावर तो फिक्स्ड है, लेकिन उस पावर, उस बल्ब की हम इंटेंसिटी अलग अलग जगह पर जाके चेक करेंगे। पास में होंगे तो इंटेंसिटी ज्यादा फील होगी, दूर जाएंगे तो इंटेंसिटी कम, और दूर जाएंगे कम। तो बच्चों इंटेंसिटी और पावर दोनों अलग अलग चीजें हैं। पावर सोर्स के बारे में बोली जा रही है, और जहां तक इंटेंसिटी की बात है तो उस सोर्स की वजह से रीजन में जो प्रभाव है, जो इफेक्ट आपको मिल रही है, वो इंटेंसिटी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी सोर्स की पावर कांस्टेंट हो लेकिन मैं डिस्टेंस बदलूं तो हमारा जो इंटेंसिटी होगा हर जगह पर डेफिनेटली बदलेगा। तो वो कैसे गवर्न होगा उसी के बारे में बात हो रही थी कि पावर बाई एरिया, इंटेंसिटी जो रही पावर। ऑब्वियसली इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, लेकिन हम लोग पावर के हेल्प से इंटेंसिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज पावर बाई एरिया। अब इसको थोड़ा समझते हैं बच्चों, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। अब ये सोर्स पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, जैसे बच्चों अगर सोर्स पॉइंट हो, अगर वेव की जो सोर्स है, इफ वेव सोर्स इज पॉइंट, ठीक है, मान लीजिए कोई वेव की सोर्स है, ये पॉइंट है, मतलब छोटी सी है, तो चारों बगल ये वेव को प्रोपागेट करेगी, इनफैक्ट 3D में। तो 3D में बच्चों किसी भी समय में आप यहां पे रहोगे, ये P पॉइंट है आपका या कोई भी A पॉइंट है, तो ये कौन सा एरिया पे है, आप जिस जगह पे हो, आप जिस जगह पर हो, किस बड़े एरिया के पार्ट पे हो। तो एक्चुअली आप जिस जगह पर हो बच्चों वो एक स्फेरिकल रीजन है, उसके जगह पर हो। अगर यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पे हो तो इसका जो a जगह पर अगर आप इंटेंसिटी निकालते हो, या a के जगह पर मैं कुछ और पॉइंट ले लेता हूं, m ले लेता हूं, तो इंटेंसिटी एट m निकालूं और सोर्स की पावर मान लीजिए फिक्स्ड है p, तो p बटे एरिया, बट यहां पे कौन सी एरिया होगी, 4 पाई r स्क्वायर। सो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। तो इंटेंसिटी एट m जो होगी p बाई 4 पाई, मतलब आप r पे जाओगे तो वहां का पूरा आप जिस जगह पे हो वहां आप किस एरिया के पार्ट पे हो, ठीक है, उस रीजन के कौन से एरिया के पार्ट पे हो। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। अगर सोर्स लीनियर हो, कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि सोर्स लीनियर हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि लंबा सा ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट भी लाइट प्रोड्यूस करती है, तो वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो वैसा ही समझ लो, एक ट्यूबलाइट है, और बच्चों ये ट्यूबलाइट है तो ये लाइट तो जनरली इस तरह से 3D में इधर प्रोपागेट करती है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो कैसा रीजन बनेगा, अगर अच्छे से ऑब्जर्व करें तो कैसा रीजन बनेगा बच्चों। अगर हमारे पास कोई एक लीनियर सोर्स है ऐसा, चारों बगल इस तरह से ऊपर और नीचे छोड़ दिया जाए तो चारों बगल इस तरह से लाइट प्रोड्यूस करती है। तो किसी भी एक समय में हम R पे हैं, तो दरअसल हम किस रीजन पे है, किस सरफेस पे है, एक्चुअली हम एक सिलिंड्रिकल रीजन के किसी P पॉइंट पे, ठीक। तो अभी जो एरिया बनने वाला है सिलिंड्रिकल रीजन का, और इसका एरिया होता है ऑब्वियसली 2 पाई r h, ये h, l अगर है तो 2 पाई r h। तो अगर ये L लेंथ का है और इसकी पावर बच्चों अगर P है, तो इस M पर अगर मेरे को इंटेंसिटी कोई पूछे तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे पावर ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। एंड व्हाट इज एरिया बच्चों, व्हाट इज एरिया, एरिया इज दिस। सो दिस इज 2 पाई, जो भी R पे हो, अगर आप R पे हो तो R लिख लो, इनटू L। तो बच्चों ये चीज बड़ी कमाल की होती है कि जो इंटेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर भी हो सकती है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r भी हो सकती है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, किसी पॉइंट सोर्स से अगर आप दूर जा रहे हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर हो रही है, पूछा गया है कि ये कोर्स हुआ। और अगर किसी लीनियर सोर्स से जा रहे हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r भी हो रही है। तो जो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि क्या होगा फॉर्मूला, ये सोर्स पर डिपेंड करेगा कि इंटेंसिटी किसी डिस्टेंस पर कैसे वेरी कर रही है। तो होपफुली मेरी बातें काफी अच्छे से क्लियर हो गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये छोटा सा चीज। तो क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, एनर्जी डेंसिटी,
ठीक, इनटू सी, वेरी सिंपल। और एनर्जी डेंसिटी को आप लिख लो फटाफट, चाहे आप इंटेंसिटी के टर्म में लिख लो या फिर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में लिख लो या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में लिख लो, दोनों चीजें लगभग सेम ही आती है। ठीक है बच्चों, और इंटेंसिटी और पावर में क्या रिलेशन होता है ये भी हमने देख लिया। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे एक छोटी सी चीज पढ़ेंगे और वो होगी मोमेंटम। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो मोमेंटम भी प्रोपागेट करती है, मोमेंटम भी ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, उसमें मोमेंटम भी होता है। अब ये मोमेंटम बच्चों ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे इसमें जब हम लोग आगे पढ़ेंगे मॉडर्न में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन या डुअल नेचर ऑफ मैटर। वहां पे बच्चों बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग बात करेंगे वेव के बारे में। वहां पे रेडिएशन प्रेशर के बारे में भी चर्चा करेंगे। रेडिएशन किसी पर फोर्स एग्जर्ट करती है, उसके वजह से उस सरफेस पर प्रेशर आता है, तो उसके बारे में फुल डिटेल चर्चा करेंगे। फिर भी बच्चों थोड़ा सा चीज है मोमेंटम के बारे में, वो भी हम लोग फॉर्मूला भी थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद बच्चों हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पॉइंटिंग नाम था उनका, उन्होंने एनर्जी जो रिलीज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको एक वेक्टर के जरिए डिनोट किया है। उसको भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे और फिर कुछ सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे। तो पहले इस चीज को कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं मोमेंटम कैरीज बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे मोमेंटम कैरी करती है और कितनी। जो इसका अगर फॉर्मूला निकालें मोमेंटम का तो ये होती है टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, चलिए आप चाहो तो बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो आप में से बहुत सारे लोगों ने 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, उसमें आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ जरूर पढ़ा होगा। डी ब्रोए बोलते हैं उनको, ऐसे लिखा जाता है डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में आपने पढ़ा होगा कि H बाई जो लेमडा होता है वो H बाई पी होती है ना, ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और P जहां उसकी मोमेंटम होती है। मतलब कोई भी पार्टिकल होती है वो वेव नेचर शो करती है, तो उसकी जो वेवलेंथ हम देते हैं वो H बाई पी से देते हैं। होपफुली ये चीजें आपको पता होगी, अगर नहीं पता होगी तो मॉडर्न में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। सो लेमडा इक्वल्स H बाई पी। तो यहां से अगर हम थोड़ा सा समझे, अगर हम P निकालने की कोशिश करें तो ये क्या है, H बाई लेमडा, राइट। अब करना कुछ नहीं है, ऊपर हम लोग को क्या करना है बच्चों, C से मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी C से। अब बच्चों आपने सुना होगा SC बाई लेमडा, E बराबर HC बाई लेमडा, या H न्यू भी सुना होगा आपने। तो ऊपर हम टोटल एनर्जी लिख सकते हैं और नीचे क्या लिखेंगे, एनर्जी को सिंपली हम U से डिनोट करते हैं तो U बाई C। तो इस तरह से चीजों को हम लोग याद रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आज के डेट में बच्चों आज लास्ट चीज करने वाले हैं, एंड दिस इज पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है बच्चों, ये साइंटिस्ट का नाम है पॉइंटिंग। ठीक है, पॉइंटिंग ने बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो एनर्जी जो कैरी करती है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, नो डाउट। तो उस जो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो कैरी करती है उसको हम एक वेक्टर S से डिनोट कर सकते हैं। पॉइंटिंग ने ही उसे बताया था। सो आप लिख सकते हो द एनर्जी ट्रांसपोर्टेड बाय EM वेव पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम is given by a vector S, and S is written as E cross B divided by म्यू नॉट। ठीक है बच्चों, इस चीज को आप याद रखेंगे, E क्रॉस B डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, ये पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक, तो इतनी चीजें बच्चों हम लोग थ्योरी के रूप में एनर्जी और इंटेंसिटी वगैरह में याद रखेंगे। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और अभी हमने दो सवाल भी यहाँ पे बना रखा था, मतलब सेट कर रखा था, और इन दोनों सवालों को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बच्चों एक सवाल और लगाएंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन सवाल होगा वो। तो चलिए आइए पहला सवाल को देखते हैं, क्या है सवाल है। द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन EM वेव इज गिवन बाई। बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन है, B इक्वल सम B नॉट साइन ओमेगा t माइनस KX टाइप का होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों ये जो डेटा है, ये डेटा क्या है, दरअसल पिक वैल्यू ऑफ, सॉल्यूशन करते हैं तो बच्चों पिक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये 200 माइक्रो टेस्ला है, मतलब 10 की पावर -6। जरूरत होगा तो यूज कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एवरेज एनर्जी डेंसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला गया बच्चों, एवरेज, क्या पूछा गया, एवरेज एनर्जी डेंसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी होगी, क्या वो इक्वल होगी मैग्नेटिक फील्ड की? बिल्कुल। तो क्यों हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से निकालने जाए, क्यों ना हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकाल लें, और क्या वही हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से? बिल्कुल। तो सबसे पहला काम बी नॉट आपको पता है बच्चों, तो आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एवरेज एनर्जी जो डेंसिटी होती है वो होती है 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। बच्चों यही होती है। अब चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में डाल सकते हो, चाहो तो आप नॉर्मल तरीके से भी डाल सकते हो, ये आप पे जाता है। अब बी नॉट की वैल्यू 200 गुने 10 की पावर -6 इसका होल स्क्वायर कर लें और 4 इंटू और म्यू नॉट की जगह पर 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। अब चीजों को डाल लेते हैं, ऊपर 2 2 जा 4 इंटू बच्चों यहाँ पे अंदर बचेगा -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो -8, राइट। एंड नीचे 16 देख सकते हो इंटू 22/7 ऊपर चला जाएगा बच्चों और नीचे 10 की पावर -7। सो इस तरह से हम देख सकते हैं ये हो जाएगा ऊपर 28, या फिर ऐसा करते हैं 4 से इसको कैंसिल कर लेते हैं तो 7/4 इंटू 22 इंटू 10 की पावर -1। ठीक है बच्चों, अब इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। अब ये 7/88 इंटू 10 की पावर -1। ठीक है बच्चों, इसमें से अगर बच्चों हम एक 0 ले आए या 2 0 ले आते हैं तो 700 और ये 10 की 2 0 जब हम इस पर लाएंगे एक्स्ट्रा तो इसमें माइनस करना पड़ेगा तो -3 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से ये 88 में 700 से डिवाइड कर लेते हैं। आई थिंक ये 8 के अप्रोक्स आ जाएगा ये, बिल्कुल। 8 8 जा 64 एंड 8 8 जा 64 एंड 8 लगभग बच्चों ये 7 के आसपास होगा, 7 पॉइंट कुछ होगा, राइट। तो इसको हम नियरली 8 लिख सकते हैं बच्चों। तो 8 इंटू 10 की पावर -3, ये चूंकि एनर्जी डेंसिटी है तो इतनी जूल पर मीटर क्यूब हो जाएगी। ठीक है बच्चों, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। अब बच्चों ये जो होगी वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के, हालांकि ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एनर्जी होती है और मैग्नेटिक फील्ड से दोनों क्या होती है बच्चों, बराबरी होती है, इसलिए मैं लगभग इतना ही लिखूंगा। ठीक है, इसके जगह पर आप माइक्रो भी लिख सकते हैं। तो इतनी बातें क्लियर है बच्चों। तो बहुत ही सिंपल है, कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई है इलेक्ट्रिक फील्ड दे करके, आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी के इक्वल होता है। जो जहां मिले वैसे ही सॉल्व कर लो। चलिए आइए इस सवाल को देखते हैं। अब इस तरह के सवाल बच्चों एग्जैक्ट ये सवाल तो नहीं, इसमें थोड़ा डेटा में डिफर था, कहीं जेई मेंस में पूछा गया था। तो देखिए ये 10 वाट की एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ध्यान से देखिए। ए बल्ब इमिट्स लाइट एट 10 वाट यूनिफॉर्मली अराउंड इट। द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चों इस बात को समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड का मतलब पिक वैल्यू उसकी। वेरी गुड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पिक वैल्यू चाहिए, यानी ई नॉट की वैल्यू चाहिए आपको। किस डिस्टेंस पे? तो 1 मीटर फ्रॉम बल्ब। अब देखो बच्चों, बल्ब तो एक पॉइंट सोर्स की तरह ट्रीट करेंगे। यहां से हमें 1 मीटर पे जा करके और यहां पे क्या करनी है, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की पिक वैल्यू चाहिए। यहां पे हमें ई नॉट चाहिए। अब बच्चों इसकी पावर दे रखी है, कितनी पावर दे रखी है? तो 10 वाट की। ठीक, बड़ी कमाल का सवाल है बच्चों। ऐसा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट भी माना जाएगा, बोर्ड्स में भी कर सकता है। कोई सोर्स है, उसकी पावर दे दी गई और उस सोर्स से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की पिक वैल्यू पूछ ले या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की पिक वैल्यू पूछ ले, दोनों में से कुछ भी पूछ ले हम लोग कर पाएंगे। अगर हमने ई नॉट निकाल लिया तो बी नॉट निकालना बेहद आसान है, बिकॉज ई इक्वल्स सी बी नॉट। तो बच्चों अगर ई नॉट पता पड़ गया तो सी से डिवाइड कर लेंगे तो बी नॉट पता पड़ जाएगा, राइट। तो कैसे सोचे भाई, कैसे सोचे? अच्छा ये पावर है, पॉइंट सोर्स है, आर है। एक काम करते बच्चों, क्या किसी आर डिस्टेंस पे जा करके
क्या हम इंटेंसिटी लिख सकते हैं? दो तरीके से लिख सकते हैं, पावर के टर्म में और डायरेक्ट एक फॉर्मूला के टर्म में। तो जो अगर मैं ए पर इंटेंसिटी लिखूं, है ना, इंटेंसिटी एट ए लिखना चाहूं अगर, तो मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला आपने देखा था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इंटू सी, याद होगा ये वाला, एनर्जी डेंसिटी इंटू सी या मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इंटू सी, बिल्कुल। तो ये एनर्जी डेंसिटी है, ये इंटेंसिटी लिख दिया मैंने, राइट। एंड अगर हम पावर के टर्म में लिखना चाहें तो पावर बाय एरिया, और ये कौन सी एरिया होगी? 4πr², बिकॉज पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करा रही है। अब बच्चों देखो तो इसमें सब कुछ आपको पता है ना, देखो ध्यान से, सब कुछ पता है, बिल्कुल पता है। क्या नहीं पता है? तो ई नॉट नहीं पता है। क्या ई नॉट नहीं निकल जाएगा? अब चाहो तो सॉल्व मैं कर सकता हूं, लेकिन आप खुद से करने का चीज है बच्चों। यहां से ई नॉट का वैल्यू का स्क्वायर अगर लिखना जाए तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 2πr² हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा 2πr²। और बच्चों यहां पे एप्सिलॉन नॉट सी से डिवाइड पड़ जाएगा। अब सारा डेटा पता है, पावर कितना है 10, 2π, आर आपको पता है 1, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और सी आपको पता है 3 इंटू 10 की पावर 8। बच्चों केवल इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इतना टाइम हम लोग नहीं लगाएंगे इसमें। जो भी वैल्यू जाएगी उसका रूट अंडर चढ़ा लो, तो यहाँ से ई नॉट का वैल्यू पता पड़ जाएगा। तो दिस इज क्वाइट इजी बच्चों, इसमें कुछ बहुत कुछ खास नहीं है। क्या मेरी बात है क्लियर है? तो इस तरह से बच्चों आप कोई भी सवाल हो तो बड़े ही आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए बच्चों एक सवाल और हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही शानदार है। उसमें एक बल्ब दी जाती है, उस बल्ब की कुछ एफिशिएंसी तय करी जाती है और फिर उस पर कुछ सवाल पूछा जाता है। जस्ट इसी टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड पूछा जाता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड पूछा जाता है। तो आइए बच्चों देखते हैं, पहले आप इस चीज को एक बार कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और एक सवाल देखते हैं जो कि बढ़िया सवाल है। और जो इस सवाल को अच्छे से पढ़ें, द कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 100 वाट बल्ब। ठीक है, 100 वाट बल्ब से जो कितनी मैग्नेटिक फील्ड है और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर पर। एज्यूम दैट एफिशिएंसी ऑफ बल्ब इज 2.5% एंड इट इज अ पॉइंट सोर्स। इट इज अ पॉइंट सोर्स। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहां पे हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये पीक वैल्यू के बारे में बात कर रहा है कि आरएमएस वैल्यू के बारे में बात कर रहा है कि एवरेज वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो जीरो ही हो जाएगी, बिकॉज आपको तो पता ही है कि वो होता है साइनोसॉइडल वेव, E इक्वल्स E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस S, तो एवरेज तो पूछ नहीं सकता, वो तो जीरो ही हो जाएगा। तो या तो पिक वैल्यू निकाल लेना है या फिर आरएमएस वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है बच्चों, थोड़ा समझते हैं अच्छे से। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है ना E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस KX, इसके वैल्यूज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इसके पिक वैल्यू तो यही हो गई। एवरेज वैल्यू निकालोगे तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी? जीरो। साइनोसॉइडल होती है ना ये सब, साइनोसॉइडल की एवरेज वैल्यू जीरो हो जाती है। तो बच्चों क्या पूछ सकता है वो? या तो पिक वैल्यू पूछ सकता है या नहीं तो ऐसी चीजों का जो साइनोसॉइडल वैरी करती है वो आरएमएस वैल्यू हो सकता है। ठीक है, इन्हीं दोनों में से कुछ हो सकता है। आइए देखते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों अच्छे से देखते हैं। 100 वाट बल्ब है और वाट बल्ब को कैसा सोर्स लेना है? एक पॉइंट सोर्स लेना है। तो 100 वाट की बल्ब है बच्चों, 100 वाट की अगर कोई बल्ब है तो अगर मेरे को 3 मीटर पर जाकर के इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, और 100 वाट की बल्ब है ऑब्वियसली, तो इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों? ठीक है, तो पहले तो एरिया निकाल लेते हैं, यहां का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या होगी? 4πr², 4 इंटू पाई की जगह पर 22/7 इंटू 8, 3 3 जा 9। और 7 5 जा एंड लगभग इतना। ठीक है, और भी आगे जाएगा थोड़ा, मुझे लगता है लगभग 112 मान लेते हैं बच्चों, अप्रॉक्स। अप्रॉक्स ये है, ये एरिया हमने निकाल लिया। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा,
इंटेंसिटी होती क्या है बच्चों, इंटेंसिटी क्या होती है, ठीक है, पूरा ओवरऑल इंटेंसिटी की बात हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ओवरऑल इंटेंसिटी। तो ये क्या होती है बच्चों, पावर बटे एरिया। बट बच्चों ऐसा है कि जो बल्ब की जो एफिशिएंसी है केवल और केवल 2.5% है, ठीक, यानी इसकी जो पावर जरूर 100 वाट है, लेकिन 100 वाट का काम ना करके बस केवल उसका 2.5% ही काम कर रहा है वो। तो बच्चों जो इंटेंसिटी हमें मिलेगी उसकी कितनी परसेंट मिलेगी, 2.5%, और पावर तो है 100 वाट की, एरिया तो 112 अप्रॉक्स हमने निकाला है, और 2.5/100, तो बच्चों ये हो गया 2.5112, ये इंटेंसिटी हो गई, राइट। अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, ठीक है, तो ये मिलेगा 0.02 एंड 1124, लगभग बच्चों इतनी मिलेगी अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्स इतनी मिलेगी। तो बच्चों ये जो इंटेंसिटी है वो ओवरऑल वेव का है, बिल्कुल ओवरऑल वेव का है। अगर मैं केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से बात करूं, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से बात करूं बच्चों, तो ये क्या होगी, आधी इंटेंसिटी होगी ऑब्वियसली केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो ओनली बाई इलेक्ट्रिक फील्ड में बोलूं आधी हो जाएगी, बिल्कुल वो 0.011 हो जाएगी, बिल्कुल। और ये होती क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर सी होता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला, हमें ई चाहिए होगा, तो 2 इंटू 0.011 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट सी, और बच्चों यहाँ पे अगर हम रूट चढ़ा दें तो इसकी जो भी वैल्यू हो जाए वो आप निकाल लो फटाफट, और इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 8 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 8, फाइनली ये रूट जो भी वैल्यू आ जाती है वो ई निकाल लीजिए। और बच्चों अगर हमसे पूछा जाए बी की वैल्यू तो ई इक्वल सी बी, तो बी की वैल्यू हो जाएगी ई में सी से डिवाइड कर लो और आपके आंसर से जाएंगे। तो सिंपल आपको कैलकुलेट करनी है और आंसर, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि एफिशिएंसी अगर कुछ दे रखा है तो हमें उसका उतना % ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। पिक वैल्यू नहीं बोला है बच्चों, तो जनरल वैल्यूज बोला है तो मैंने जनरल ही ई का फॉर्मूला लगा लिया, पिक वैल्यू बोलता तो हम आगे बढ़ जाते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है बच्चों, कहीं से भी कोई शक, चलिए कॉपी कीजिए।